असाइनमेंट होगा, वीकली ही टास्क देंगे। इनफैक्ट हम लोग ने डिसाइड किया है, जो क्लासेस हो चुके हैं उसका भी आपको वीकली टेस्ट होगा। अभी ये ऑनगोइंग प्रोसेस होगा। सैटरडे को कोई क्लास हम लोग नहीं लेंगे, ताकि आपको सैटरडे पूरा टाइम, आपको वेदर इट्स अ सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, यू विल गेट द इंटायर डे फॉर योर रिविजन, सो दैट यू विल बी एबल टू अपेयर इन योर टेस्ट ऑन संडे, राइट। तो आप जम के मेहनत को, देखो रिवीजन नहीं करोगे कितना पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा जब तक आप रिवीजन नहीं करोगे। रिवीजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप जितना भी पढ़ लो, रिवीजन नहीं कर रहे हो, अभी जो आपने मॉक टेस्ट दिया है उसका आप एनालिसिस करो, कहाँ रॉन्ग हुआ, क्या कॉन्सेप्ट मुझे नहीं समझ में आया, कुछ डाउट्स है। देखो डाउट्स, इट्स नॉट लाइक दैट यू आर जस्ट फॉरवर्डिंग योर डाउट्स टू group or like that. You just jot down all the doubts and ask your mentor, ask your faculty कि ये वाला क्वेश्चन मुझे नहीं क्लियर आया, आप ऐसे पूछो। समझ में आई बात? और किसी को क्या प्रॉब्लम? साक्षी, कैसा रहा स्कोर आपका? Sir, it's 41, very poor. वेरी प्योर। तो हैव यू, और आपने रिवीजन किया था सारे चैप्टर के? आपने मॉक टेस्ट लगाए थे 1 to 8, जो भी पोर्शन कंप्लीट हुआ था आपने लगाए थे? सर एक्चुअली मॉक टेस्ट नहीं, लेकिन मैंने रिवीजन किया था, रीडिंग किया ना ना था ना नोट से। रिवीजन रिवीजन रिवीजन, मॉक टेस्ट आपको लगाना। मैं बार बार टाइम एंड अगेन आई एम रिपीटेडली टेलिंग यू पीपल that mock test is 70%, rest is 30%, because mock test will remain your mind for a longer period of time, and other content you will forget. So don't do that. Again I'm telling you, attempt all the mock test, क्योंकि मॉक टेस्ट ही आपको बचाएगा। आप कितना वो रिवीजन कर लो, वो आपके माइंड में नहीं रहेगा, लेकिन मॉक टेस्ट में आपको याद रहते हैं कंटेंट। आप अगर मॉक टेस्ट पूरा नहीं बनाओगे तो प्रॉब्लम है। मॉक टेस्ट आप बनाओ, ठीक है? और किसी को जी कोई क्वेरी? सर। बोलिए। 1 minute, लेट्स स्टार्ट। सर RBWM का हो गया तो उसका टेस्ट ले लीजिए। क्या बोल रहे हैं? आरबीडब्ल्यू हो गया, उसका टेस्ट ले लूं? हाँ सर, उसका मतलब दो दो 2 वीक में उसी का लीजिए तो उसका रिवीजन भी हो जाएगा, कंप्लीट हो नहीं, रिवीजन आप करते रहें, क्योंकि आपको आईआईएफएस और एएफएम ये दोनों साथ लेके चलने हैं। टाइम कम है, सिर्फ आरबीडब्ल्यूएम में आप अटक जाओगे। आरबीडब्ल्यूएम में आपको एक्स्ट्रा 1 वीक मिलने वाला है, तो वो हाँ वीकली वो टेस्ट हम लोग बना देंगे। आप देना रिवीजन करके, ऐसा नहीं है कि आपको बीच में कोई गैप मिलेगा, रिवीजन के लिए टाइम मिलेगा, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। मॉड्यूल ए ऑलमोस्ट, उसमें 1-2 चैप्टर अगर छोड़ दे तो उसको, जो लास्ट में मैंने बोला है कि मैं उसको बताऊंगा, आज से हम लोग मॉड्यूल सी शुरू करेंगे। मॉड्यूल सी में बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में है। कैलकुलेशन बहुत ज़्यादा है, इससे क्वेश्चन 20 to 25% क्वेश्चन इस मॉड्यूल से आते हैं। तो इसमें थोड़ा कैलकुलेशन है, 4-5 चैप्टर ऐसे हैं जिसमें कैलकुलेशन मिलेगा। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट एंड एन्युटीज। आप में से कितने लोग हैं जो इस क्वेश्चंस को पहले या इस चैप्टर को पहले भी आप पढ़ा है और आपने अटेम्प्ट किया है? हाउ मेनी ऑफ यू पीपल आर have actually attempted or have gone through this particular chapter? Is there anyone who has a little bit idea about this particular chapter? नो सर। कोई को नो कोई सर। आइडिया नहीं? नहीं सर। बैंक में आप फिर भी आप इंटरेस्ट और एन्युटीज के बारे में नहीं जानते हैं? चलिए इंटरेस्ट। शुरू करते हैं हम लोग। सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट के बारे में हम लोग जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है। इंटरेस्ट एज ए फी व्हेन मनी इज लेंड, द बोरोवर पे अ फी टू द लेंडर नोन एज ए इंटरेस्ट। अब ये जो बोरोवर है
कौन है जो लोन लेता है और लेंडर कौन है जो लोन देता है। लेंडर इन केस ऑफ बैंक, अगर बैंक से लोन ले रहे हैं तो लेंडर बैंक है, और अगर आप बैंक में पैसा डिपॉजिट कर रहे हैं तो इन दैट केस बोरोवर कौन है, बैंक है। बैंक आपको इंटरेस्ट देगा उस पे, सिंपल इंटरेस्ट सेविंग अकाउंट पे या फिर आपको फिक्स डिपॉजिट पे। ठीक है, तो ये सिंपल सिंपल रहता है कि जितना आपको पैसा दिया एक फिक्स रेट रहता है, उस पे आपको साल के एंड में इंटरेस्ट मिलता है, सिंपल इंटरेस्ट, जो हम लोग ने 6, 7, 8, 9, 10 क्लास स्टैंडर्ड में पढ़ा था। ठीक है, टाइप्स ऑफ इंटरेस्ट कितने होते हैं, एक तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया पहला सिंपल, और दूसरा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड इंटरेस्ट आगे बताएंगे कि ये सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट में इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, मतलब ऐसा कि अगर आप किसी से 100 रुपीज लिए 10% के लिए, 10% पे एक साल के लिए 1 ईयर के लिए, तो आपको एक साल के बाद 10 रुपीज पे करना पड़ेगा, मतलब 10 + 100 आपको 110 रुपए आपको, यू हैव टू पे 110 रुपीज इफ यू बोरो 10% on 100 rupees for 1 year, so you have to pay 100. This is simple interest. मान लेते हैं कि दूसरे ईयर भी आपको क्या सिंपल इंटरेस्ट पे कितना % लगेगा, तो दूसरे ईयर भी आपको ये जो इंटरेस्ट है ये इतना ही लगेगा, 10 10 10। लेकिन ये अगर कंपाउंड हो जाता है तो आपको ये 110 प्लस इस पे अब 10% देना है, मतलब अगले साल आपको 110 + 11, इसका 11 10% 11 आएगा, मीन्स यू हैव टू पे टोटल 121। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट, जिसको हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट कहते हैं। ठीक है, अब चलिए तो आगे देखते हैं। सिंपल इंटरेस्ट, दिस इज कैलकुलेटेड एज ए फिक्स परसेंटेज। जैसे मैंने कहा कि ये एक फिक्स्ड होता है, इनिशियल अमाउंट लेंड जो बराबर पे होता है वो फिक्स होता है। इट इज पेड और रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड। जब इन पीरियड कॉन्ट्रैक्ट जब फिनिश हो जाता है तब आपको इंटरेस्ट देना होता है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, ये हम लोग ने स्टैंडर्ड 6, 7, 8, 9, 10 में पढ़ा होगा, 9, 10 में बेसिकली पढ़ा होगा, या उससे नीचे वाले स्टैंडर्ड में, कि I = P/R/T, where I is interest, P is principal, R is rate of interest, T is the time period। क्लियर है यहाँ पे कि यहाँ पे I = interest, where I is interest, P is प्रिंसिपल, R is इंटरेस्ट रेट, T is टाइम पीरियड। तो हम लोग इससे सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला है। इसमें आगे हम लोग और क्या कर सकते हैं कि जब A इज इक्वल टू P + I होता है, क्या होता है A क्या है, ये एक्यूमुलेटेड मीन्स प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। अगर आपको यहाँ पे मैंने बोला 10%, ये 100 रुपीज पे 10% के लिए 1 ईयर में कितना अमाउंट होगा, तो आप पहले यहां से, अगर आपसे मैं पूछूं इंटरेस्ट कितना देंगे एक साल में आप, तो आप मुझे बताएंगे कि सर आप 10% पे 1 ईयर के लिए 10 रुपीज देंगे, ₹10 देंगे। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इंटरेस्ट, दिस इज मीन्स आई। लेकिन मैं बोलूं कि मैं आपको पूरा अमाउंट कितना देना होगा, वापस कितना करना होगा, तो 100 रुपया आपने जो लिया 100 रुपीज इज इक्वल टू 110, ये टोटल अमाउंट देना पड़ेगा। तो दिस इज व्हाट वी कॉल ए एक्यूमुलेटेड अमाउंट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। क्लियर है। अब देखिए एक और चीज, क्या हम लोग यहां पर ऐसे इसको लिख सकते हैं कि आई की जगह पे PR/T लिख सकते हैं। I = PR/T है, तो I की जगह पे PR/T लिखेंगे। फिर यहाँ पे क्या कर सकते हैं, P कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा 1 + RT होगा ये होगा। यस सर। ठीक है, तो ये भी फॉर्मूला है, इसको भी रखते हैं, ये सब फॉर्मूला है सिंपल इंटरेस्ट का। अब इससे ही हम लोग को कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला निकालना है। एक मिनट,
चलिए नेक्स्ट एक इलिस्ट्रेशन देखते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। सपोज करो कि रीजा परचेजेस अ लैपटॉप बाय ऑब्टेनिंग अ लोन ऑन सिंपल इंटरेस्ट। द लैपटॉप कॉस्ट इज 70,000 and the interest rate on the loan is 12% per annum. Simple. If the loan is to be paid back after 3 years, calculate the amount of total interest to be paid, the total amount to be paid back after 3 years. कौन बनाएगा जल्दी सा, फटाफट। सोल्यूशन क्या क्या दिया हुआ है, गिवन 70,000, P इज इक्वल टू P प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है 25,200 सॉरी 25,200 interest 25,200 interest वेरी गुड। यहाँ and पे amount is बताइए फॉर्मूला क्या है। हम amount लोग को पहले इंटरेस्ट निकालना है। I इज इक्वल टू क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी। ये होगा I निकालना है, P कितना है 70,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट और कितना है यहाँ पे 12% इंटू कितने साल के लिए, 3 टाइम पीरियड 3 इयर्स के लिए। 3 निकालिए 25,200 sir. 25,200 यही आएगा। Yes sir. ठीक है, आफ्टर 3 इयर्स कितना हम लोग पे करेंगे, आप पे करेंगे 95,200 एग्जैक्टली 95,000। हम लोग क्या करेंगे, ये क्या निकला, ये हम लोग का आई है, आई। अब हमको प्रिंसिपल निकालना, तब एक्यूमुलेटेड अमाउंट चाहिए होगा। तो आई मेरा कितना है 25,200 प्लस ये कितना है 70,000 इज इक्वल टू 95,200। क्लियर है, क्लियर है, सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट, you open a short term deposit account for 180 days with an interest rate of 5.3% in bank. If you deposit 50,000 with the bank on the 1st January 2023, how much money you will have after 180 days? यहाँ पे पूछ रहा है कि आपने एक शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अकाउंट खुलाया, ओपन किया 180 डेज विद एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 5.3%। इफ यू डिपॉजिट 50,000 सिंपल, यहाँ पे 50,000 with a bank on the 1st January 2023, how much money will he have after 180 days? ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। क्या करेंगे हम लोग, कैलकुलेट करके बताइए। सॉल्यूशन गिवन, क्या क्या दिया हुआ, P इज इक्वल टू कितना दिया हुआ 50,000, R इज इक्वल टू कितना है 5.3, T इज इक्वल टू कितना 180 डेज, और I हम लोग को निकालना है कि रेट टोटल इंटरेस्ट कितना आएगा 180 डेज पे। ये हम लोगों को कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला लगाइए, क्या करेंगे हम लोग, I इंटू 306.85 R इंटू T। वेरी गुड। क्या करेंगे यहाँ पे, P कितना है 50,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो जाएगा हमारा 5.3 by 100 5.3 बाई 100 कर सकते हैं, इंटू 180 डिवाइडेड बाई 160 कर सकते हैं। 365 हाँ 365 सॉरी 365। अब जब आप कैलकुलेट करेंगे इसको तो कितना आएगा आपका, यहाँ पे टोटल अमाउंट 551,307। क्लियर है, 1306.84 आ रहा है, तो वही करके ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आया, ये आपका क्या आया, ये टोटल आपका जो इंटरेस्ट है ये 1306.87 आया, टोटल इंटरेस्ट है। जब आपको ए निकालना पड़ेगा एक्यूमुलेटेड अमाउंट, मतलब ए इज इक्वल टू पी प्लस आई। आई आपका निकल चुका है कितना, और पी कितना है, पी है 50,000 प्लस 87 इज इक्वल टू आपका आएगा कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली
1307.87 ये आएगा। क्लियर है? यस। चलिए, और नेक्स्ट कंपाउंड इंटरेस्ट। कंपाउंड सिंपल इंटरेस्ट क्लियर हो गया, अब हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट देखेंगे। कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या है कि इंटरेस्ट एज ए फी हम लोग लेते हैं व्हेन मनी इज लेंट द बोरोअर पेज द फी टू द लेंडर नोन एज ए इंटरेस्ट, ये पता ही है। उसके बाद फॉर्मूला फॉर कंपाउंड इंटरेस्ट, इसमें इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट। द जनरल फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेटिंग कंपाउंड इंटरेस्ट इज A is equal to P into 1 plus R to the power NT। ये फॉर्मूला आप याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको लाइफ टाइम याद रहना चाहिए, क्योंकि आप बैंक में हैं और आपको ये बहुत काम आने वाला है। ठीक है, A इज इक्वल टू क्या हो गया, कौन बताएगा? अमाउंट, अमाउंट, व्हाट अमाउंट? टोटल accumulated amount, accumulated amount। P is equal to principal, R is equal to rate of interest, N is equal to क्या होगा? N equal number of period। T and N, there is a two term N and T, what is that? Number of time interest compounded in an year, N is equal to, याद रखिएगा, don't get confused between N and T। T is a time period। अगर मान लेते हैं कि कोई अमाउंट है आपको कंपाउंड इंटरेस्ट पे, से कि अगर आपको 1000 है, 10,000 है 3 इयर्स के लिए, 3 इयर्स के लिए, तो आप फॉर्मूला क्या लगाएंगे यहाँ पे? 10,000 में आपसे पूछ रहा है कि 3 इयर्स के लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, 3 इयर्स के लिए क्या होगा 3 साल के बाद, तो आप क्या करेंगे? P इज इक्वल टू क्या करेंगे? 10,000 1, R कितना है? 10%, N कितना है? नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड इन ईयर। यहां पे एक चीज मैंने नहीं मेंशन किया है कि कंपाउंड कैसे हो रहा, फ्रीक्वेंसी क्या कंपाउंड का। तो यहां अगर मैं कहूं एनुअली, तब क्या होगा यहाँ पे? 3 into 1, क्योंकि एक ही बार हो रहा है। अगर मैं बोलूं कि हाफ ईयरली, तो मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा और यहाँ डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि क्वार्टरली, तो ये 3 की जगह 4 टाइम्स मिलेगा इंटरेस्ट, तो यहाँ 4 हो जाएगा और ये भी डिवाइड हो जाएगा 4 से। अगर मैं बोलूं मंथली, तो यहाँ पे 3 into 12 और ये भी डिवाइडेड बाई 12 हो जाएगा। अगर मैं बोलूं कि डेली, तो 3 into 365 और यहां भी 365 हो जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम लोग कहते हैं, अब एक चीज और देख लीजिए इसको, देखिए एनुअली करने के लिए हम लोग यहाँ सिंपली 1, अगर यहाँ पे नंबर ऑफ टाइम्स इंटरेस्ट कंपाउंडेड 1 होता है। हाफ ईयरली के लिए क्या हो जाएगा? डिवाइड कर देंगे 2 से और 2 हो जाएगा क्या यहाँ पे? n, ये जो n है ये 2 हो जाएगा। उसके बाद उसी तरह क्वार्टरली के लिए 4, डिवाइड भी कर देंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट को, और फिर मंथली के लिए 12। क्लियर है यहां तक? था ना यहाँ? क्या क्लियर है? यस सर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, चलिए, यू बोरोड रुपीज 2,000 at the interest rate of 8% per annum compounded annually, calculate the compound interest। तीन 3,600 हो जाएगा फिर। बोलिए। 3,600 हो जाएगा सर। 3,600 हो जाएगा। 3,600 हो जाएगा। 2160। क्या क्या है हमारे पास? हमारा फॉर्मूला क्या है? A इज इक्वल टू
कंपाउंड P in अमाउंट इक्वल 1 plus 2160, R to the power इंटरेस्ट हो जाएगा NT है, 160। ये फॉर्मूला है। यहाँ पे हम लोग को क्या निकालना है, कैलकुलेट द कंपाउंड इंटरेस्ट, हम लोगों को आई निकालना है, ठीक है। आई 160 निकालना है, कैसे निकालेंगे? सर 2000 ब्रैकेट 1 + 8/100 बस करेंगे 2160 आ जाएगा। इंटरेस्ट इज इक्वल टू 2160 माइनस 2000 160। ठीक है, ठीक है। A is equal to P into 1 plus R to the power NT, और A is equal to 2000 1 plus R to the 8% और 1 into 1, एक साल के लिए एनुअली। उसके बाद इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपका आएगा कितना, 2160। सबका इतना आया, क्लियर है? यस सर। सारे Yes, को, sir, yes, sir. किसी को कोई प्रॉब्लम? रूबी कोई No, प्रॉब्लम? sir. No, sir, एनी no, sir. प्रॉब्लम रूबी? नो सर। वेरी गुड। तो ये हम लोग ने कंपाउंड इंटरेस्ट देख लिया। चलिए, अच्छा, इसमें एक ये क्वेश्चन जो है ये आप लोगों के लिए होमवर्क है, आप डू इट योरसेल्फ, नोट कर लीजिए इसको। हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली का कैलकुलेट करके ग्रुप में भेजेंगे आप। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और मुझे हाफ ईयरली, क्वार्टरली और मंथली का कैलकुलेट करके आप भेजेंगे। स्क्रीनशॉट हो गया? यस सर। सारे लोग ले लिए? नहीं होगा ऐसा। नहीं सर, नहीं सर, थोड़ी कुछ। आप लीजिए स्क्रीनशॉट। हो गया? हो गया सर। सारे लोग ग्रुप में शेयर कर दीजिए। और ये कल असाइनमेंट चाहिए होगा मुझे, कल आप अपने ऑफिस जाने से पहले ये सॉल्व करके देंगे मुझे, ठीक है? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, फिक्स रेट एंड फ्लोटिंग रेट। इसमें इंटरेस्ट में भी दो कैटेगरी होते हैं, एक होते हैं फिक्स्ड रेट और दूसरा है फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट क्या होता है और फ्लोटिंग रेट क्या होता है? फिक्स रेट सिनारियो में क्या होता है, इंटरेस्ट जो होता है वो फिक्स रहता है। मान लेते हैं कि आपने कोई व्हीकल लिया या होम लोन लिया, व्हीकल लिया और आपने लिया 10 ईयर्स के लिए, सपोज कीजिए 10 ईयर्स के लिए, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है। तो दैट गोना बी फिक्स्ड फॉर द इंटायर पीरियड, इट विल नॉट बी चेंज। Any inflation, deflation will not affect this interest rate because it is the fixed one. हाँ, ये क्या होता है कि इसमें मार्केट में जो भी फ्लक्चुएशन होता है, रेट डज नॉट चेंज, प्रोवाइडिंग प्रिडिक्टेबिलिटी इन द रीपेमेंट ऑफ अमाउंट। आपको पता होता है कि आपको कितना अमाउंट देना है फिक्स रेट में। इसमें मार्केट में कुछ भी अगर वोलेटिलिटी रहे, फ्लक्चुएट करे इंटरेस्ट रेट, इन्फ्लेशन के कारण या डिफ्लेशन के कारण नीचे जाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़े, ये फिक्स है। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है आमतौर पे दिस इज लोअर देन फ्लोटिंग रेट, ये हायर देन फ्लोटिंग रेट, ये फ्लोटिंग रेट से हायर होता है क्योंकि इसमें एंटीसिपेशन कुछ भी नहीं रहता है। फिक्स रेट आर ऑफन सेट हायर देन फ्लोटिंग रेट टू कंपनसेट फॉर द लैक ऑफ एडजस्टमेंट टू द मार्केट कंडीशन। ये याद रखिएगा कि फिक्स रेट रहता है, ये तो आपको पता ही होगा, नॉर्मल सी चीज है। फ्लोटिंग रेट क्या है? फ्लोटिंग और वेरिएबल रेट एडजस्ट अकॉर्डिंग टू द मार्केट कंडीशन मेकिंग देम फ्लक्चुएट ओवर द लोन पीरियड। तो इसमें क्या होता है कि जैसे मार्केट का कंडीशन होता है, आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दिया या कम कर दिया, उसके अकॉर्डिंगली आपका जो ईएमआई है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कम या ज्यादा होता रहता है। और जब ये कम या ज्यादा होता है तो सपोज कीजिए अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा हो गया, आप 8% पे लिए, अभी 8.5% हो गया, तो आपका या तो ईएमआई का टेन्योर बढ़ा दिया जाएगा या आपका ईएमआई का टेन्योर ना बढ़ा करके ईएमआई ही बढ़ा दिया जाएगा, टेन्योर फिक्स किया जाएगा। सपोज कीजिए आपने 5 ईयर्स के लिए लिया कि मुझे 60 मंथ्स के लिए चाहिए होगा, तो या तो आपके पास ऑप्शन है, आप या तो आप अपने टेन्योर को आप आगे बढ़ा लीजिए एडजस्टमेंट करके, या फिर बोले नहीं मुझे आप 60 मंथ में ही कंप्लीट कीजिएगा, आप मेरा ईएमआई बढ़ा दीजिए। तो ये बोरोवर के पास ऑप्शन होता है। दीज रेट आर टिपिकली टाइड टू बी बेंचमार्क रेट लाइक MCLR बेस रेट और अनदर बैंकिंग, जो मैंने कहा आपकी रेपो रेट या MCLR से कनेक्टेड रहता है, और जो
जिस तरह से हम लोग बढ़ाते या घटाते हैं तो उसको रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता है फिक्स फ्लोटिंग में। अ चेंज इन द बेंचमार्क रेट लीड्स टू अ corresponding change in the interest rate of the loan। क्लियर है? जी नेक्स्ट, अब एक होता है कि फ्रंट एंड और बैक एंड इंटरेस्ट रेट, इसको भी याद रखिएगा। ये क्या होता है? फ्रंट एंड एंड बैक एंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है? देखो, फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट क्या होता है कि इंटरेस्ट रेट इज डिडक्टेड। सपोज करो कि आपने बैंक से लोन लिया, सपोज करो कि गोल्ड लोन लिया, सपोज करो कि आपने गोल्ड लिया 10,000 का, आपने 10,000 का गोल्ड लोन लिया। बैंक ने क्या किया, आपने लिया 2 मंथ्स के लिए, सपोज करो 2 मंथ्स के लिए लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, ठीक है? 2 मंथ्स के लिए लिया तो बैंक क्या करेगी, बैंक 2 मंथ के लिए नहीं, 1 ईयर के लिए लेते हैं, 2 मंथ के लिए बाद में करते हैं, 1 ईयर के लिए। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया इसका? 10। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना हो गया? 10%, 10,000 एक साल के लिए कितना होगा रेट ऑफ इंटरेस्ट? रेट टोटल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा एक साल में? 1,000। अब ये 1,000 बैंक क्या करेगी, आपको इंटरेस्ट रेट और प्रोसेसिंग चार्ज काट करके आपको यहाँ पे मान लेते हैं कि 8,800 रुपीज आपको अकाउंट में ट्रांसफर किया। ये पहले ही आपको इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्ज, सारे चीज काट करके आपको इतना अमाउंट दे दिया कि आप मुझे बस इतना दीजिए, हम इंटरेस्ट पहले ही काट लिए आपसे। This is what we call front-end interest. In a case of discounting a bill by a bank, in the interest for the tenure of the bill is calculated in advance and deducted from the bill amount along। अभी जैसे क्या होता है कि बिल ऑफ एक्सचेंज हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि जब कभी भी बिल को डिस्काउंट करते हैं तो बैंक के अपना चार्जेस काट करके 90%, 98% दे देती है। वो क्या करती है, वो चार्ज काटती है। तो दैट इज कॉल्ड, दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट। क्लियर है? उसी तरह बैकएंड में क्या होता है, बैकएंड में कुछ नहीं करता, बैकएंड में एक कैलकुलेशन नहीं होगा, ये आपको पूरा अमाउंट आपको ट्रांसफर कर देगा और आपका ईएमआई या जिस हिसाब से उनका एग्रीमेंट होगा बिटवीन बोरोवर एंड लेंडर, देन अकॉर्डिंगली वो इंटरेस्ट रेट हर महीने या उस हिसाब से कटेगा। तो उससे उसको हम लोग कहते हैं बैकएंड इंटरेस्ट रेट। सर एक कंफ्यूजन है सर। बताइए। सर ये जो आपने एक बताया कि बैंक चार्जेस काटेगा, जो अमाउंट जैसे 10,000 है, तो कैसे थोड़ा कैलकुलेट होगा, ये हमको समझ में नहीं आया। जैसे इंटरेस्ट और चार्जेस कैसे कैलकुलेट करेगा ये? जैसे सपोज कीजिए कि 1 साल के लिए आपने लिया लोन, 1 साल के लिए गोल्ड लोन लिया, एग्जाम्पल के लिए 10,000। अब आपको 10,000 चाहिए होगा, उसमें प्रोसेसिंग चार्ज भी है और 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से आपको 1 साल में कितना पैसा लग जाएगा? 1,000 रुपया सर। 1,000 रुपया लग 1,000। जाएगा। तो जो फ्रंट एंड इंटरेस्ट रेट होता है वो क्या करता है कि 1,000 पहले ही कैलकुलेट करके इंटरेस्ट आपसे काट लेगा, बैंक रख लेगा, प्रोसेसिंग चार्ज काट लेगा और जितना अमाउंट बचता है वो आपको देना है, इतना पे करना है 1 साल के अंदर। अच्छा। मतलब तो आपको मतलब देना तो उस नहीं है, देना कितना आपको 10,000 ही देना है, लेकिन वो इंटरेस्ट पहले ही काट लेगा आपको। अभी क्या होता है कि जैसे आप लोन लेने जाते हैं पर्सनल लोन की, मुझे 4 लाख का लोन चाहिए होगा, आप 4 लाख पर्सनल लोन लेते हैं, आपका प्रोसेसिंग चार्ज काट करके आपको फौरन दे देता है लोन कि ठीक है, प्रोसेसिंग चार्ज आपका 2%, 5% या पहले ले लेता, 4 लाख आपके अकाउंट में आ गया। अब अगर ये ऐसा हो कि इंटरेस्ट रेट वो पहले ही काट ले, पहले ही काट ले और काट करके बोले कि अब क्या है कि ये 4 साल, 1 साल के लिए आपने पर्सनल लोन लिया, 3 साल के लिए मान लेते हैं, तो उसमें से सपोज कीजिए 4 लाख में से उसने 50,000 पहले ही काट के रख लिए। क्या आप 3.5 लाख है, अब आपको इंटरेस्ट रेट इसमें कोई चार्ज नहीं, हम पहले ही काट लिए, आप मुझे 4 लाख ही दीजिएगा, लेकिन इंटरेस्ट हम पहले ही काट लेंगे। एक चीज आप देखिए, एक चीज आपको मैं बताता हूं, एक चीज समझिए, ये शायद आप लोगों को पता नहीं है, मैं बताता हूं।
क्या आप लोग कभी ऐसा देखते हैं क्या कि अगर आपने कोई लोन लिया, बैंक में है आप लोगों का, इंटरेस्ट पहले बैंक काट लेती है और धीरे धीरे होम लोन लेते हैं तो ज्यादा पोर्शन तो इंटरेस्ट ही का रहता है। जी जी। क्या होता है कि जब आप होम लोन लेते हैं, ईएमआई सपोज कीजिए 10,000 है, तो उसमें जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो 2,000 होगा, 8,000 क्या होगा, इंटरेस्ट चला जाता है। ऐसा होता है। फिर जैसे जैसे आप पे करते हैं वो प्रिंसिपल अमाउंट ज्यादा होता है और इंटरेस्ट अमाउंट जो होता है वो कम होता जाता है। ऐसा होता है, जी जी होता है ना। जी। देखिए ये बैंक कैसे काम करती है। सपोज कीजिए कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज कीजिए कि 10 ईएमआई देना है। इंटरेस्ट रेट कैसे कटता है वो देख लीजिए। ये वाला पार्ट होता है इंटरेस्ट और ये वाला पार्ट होता है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल तो पहले मंथ में आपने इंटरेस्ट कितना दिया, ये पोर्शन आपका इंटरेस्ट का है। दूसरे मंथ में इंटरेस्ट कितना दिया, फिर देखिए धीरे 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 ये प्रिंसिपल वाला ज्यादा होगा, इंटरेस्ट बैंक का ऐसे आता है। इधर वाला जो पार्ट है वो क्या है, इंटरेस्ट है, ये सारा इंटरेस्ट है। और इधर वाला पार्ट है ये सारा प्रिंसिपल है। तो एक मंथ में जब फर्स्ट ईएमआई आपका कटा डिडक्ट हुआ तो आपका जो इंटरेस्ट का पोर्शन है, देखिए कितना परसेंट आप इंटरेस्ट दिए पहले ईएमआई। इसीलिए बैंक बोलती है कि आप 1 साल 6 महीना आपको लोन चलाना ही चलाना है, आपको बंद नहीं करना है, ताकि ये इतना अमाउंट तो एटलीस्ट काट ले। क्लियर हुआ, समझ में आया किसी को? आ गया सर, आ गया सर, जी आ गया सर। क्लियर हुआ। इसीलिए इसी कॉन्सेप्ट पे बैंक काम करती है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब हम लोगों ने फिक्स्ड, अच्छा एक चीज और इसमें है, इसमें एक चीज और हम लोग मिस कर रहे हैं। ये कोई मुझे बताएगा कि रूल 72 क्या होता है? रूल 72, एनीवन? डिवाइड बाय 10। क्या डिवाइड बाय 10। डिवाइड बाय 10 है ना? रूल डबल डबल 72 कब क्या होगा है? सर? डबल क्या डबल डबल अमाउंट। वी कैलकुलेट रूल डबल व्हेन 72 का अमाउंट मतलब विल क्या बी होता डबल। है कि जब कभी भी आपको कोई बोले या कोई कस्टमर आपके पास आए कि मुझे फिक्स डिपॉजिट करना है, तो मेरा पैसा डबल कब हो जाएगा, 8 साल। आपका पैसा डबल कब हो जाएगा? सपोज कीजिए कि जितने भी अमाउंट है डबल पे, जितने भी अमाउंट है आप 72 से रेट ऑफ इंटरेस्ट को डिवाइड कर दीजिए। मान लेते उस वक्त 8% है रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आप 8 को 72 से डिवाइड करेंगे। 8% है, 72 को डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 9। 9। 9। तो 9 ईयर्स में पैसा डबल हो जाएगा। उसी तरह अगर बोलता है कि पैसा डबल 9 ईयर्स में हो जा रहा था, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो अगेन आप 9 को 72 से डिवाइड कर दीजिए, 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो जब कभी पैसे को डबल करना है, व्हेन यू वांट टू डबल द अमाउंट, देन यू हैव टू डिवाइड इंटरेस्ट और एयर बाय 72। तो अगर आप 72 को जब डिवाइड करते हैं इंटरेस्ट से, देन यू विल गेट द एयर, how many years it will take to amount principal get double। और अगर आप जैसे इंटरेस्ट को डिवाइड करेंगे 72 से, तो आपको एयर आपको मिल जाता है। क्लियर? तो ये रूल 72 है। चलिए नेक्स्ट, अब आते हैं एन्युटीज। क्या होता है एन्युटीज? सर बैक एंड रह गया सर, क्या बैक एंड रह गया। बैकएंड तो बताया ना, बैकएंड में तो आपको बताया ना, ये तो बता ही दिया ना। फ्रंट एंड में क्या होता है कि इंटरेस्ट आपका पहले काट लेता है और बैकएंड में इंटरेस्ट पहले नहीं काटता है, वो आपको पूरा अमाउंट दे देता है ना। बैकएंड इज कैलकुलेटेड ऑन द पेड ऑफ द एंड ऑफ द लोन टर्म ओवर द, हम लोग के पास जो ईएमआई बनता है वो बैकएंड वाला होता है। बिल डिस्काउंटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ फ्रंट एंड इंटरेस्ट, और जो नॉर्मल लोन होता है ईएमआई कटता है वो हमारा बैकएंड कॉन्सेप्ट पे होता है। अच्छा
अच्छा। चलिए, व्हाट इज एन्युटीज? कौन हम्म। बताएगा एन्युटीज के बारे में? क्या है एन्युटीज? सर रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा जो अमाउंट हमको मिलता जाए वही शायद एन्युटी है। इसमें से कौन सा एन्युटीज है, बताएंगे जरा? सर ऑप्शन टेबल ए सर, मेरे ख्याल से टेबल ए होगा जिसमें सेम है। टेबल ए सर, टेबल ए। what is the problem with table B, sorry, table B and table C? रेगुलर इंटरवल मिड इक्वल पेमेंट नहीं है सर, सीरीज ऑफ इक्वल पेमेंट है, सर ऊपर में इक्वल लिखने पेमेंट सर, नहीं है सर। इक्वल पेमेंट नहीं है। फिक्स टर्म सीरीज में, फिक्स टर्म सीरीज ना सर? वेरी गुड। ये जो है एन्युटीज का मतलब क्या होता है कि एक रेगुलर इंटरवल में फिक्स्ड अमाउंट का कैश फ्लो होना चाहिए। मान लेते हैं ये 1 2, जैसे यहाँ पे कि अगर कोई अमाउंट है जनवरी में 5000 कटा, फिक्स्ड अमाउंट है मंथली, ऐसा नहीं है कि क्वार्टरली हो गया फिर मंथली हो गया फिर हाफ ईयरली हो गया, इट्स नॉट लाइक दैट। इफ देयर इज अ कैश फ्लो विद अ रेगुलर एंड फिक्स्ड टाइमलाइन, जैसे मंथली, और कैश फ्लो का जो अमाउंट है वो बिल्कुल सेम है, दैट इज व्हाट वी कॉल एन्युटीज। अगर इसमें जरा भी चेंजेस आता है, कहीं भी अप्स एंड डाउन्स आते हैं या टेन्यूर का ये प्रॉब्लम होता है, तो ये आपका एन्युटीज नहीं है। जैसे कि आपने देखा कि जनवरी अप्रैल मई जून, यहाँ से ये अमाउंट तो ठीक है, यहाँ पे आकर के ये चेंज हो गया, और यहाँ पे जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई पूरा अक्टूबर तक है, यहाँ पे भी है, लेकिन यहाँ पे अमाउंट डिफरेंट आ रहा है ना? तो ये annuity is a series of equal payment made or received at a regular interval over a fixed period of time. This is called annuities. अब देखो कि टाइप्स ऑफ एन्युटीज कौन बताएगा कि टाइप्स ऑफ एन्युटीज क्या क्या होते हैं? हाउ मेनी टाइप्स एक ऑफ याद है एन्युटीज सर, आर देयर? आई थिंक 2, हमको एक याद है, एन्युटी ड्यू होता है, और एक याद नहीं है। एन्युटी ड्यू और ऑर्डिनरी एन्युटीज। ordinary annuities. Now just tell me what is the difference between ordinary annuities and annuity due? Who will answer? What is the difference between ordinary annuity and ordinary due? Annuity due. So ordinary end of the every period, and I think annuity due is the beginning of the period. Once again, please. Once again. Ordinary annuity end of the every period, and I think annuity due is the at the beginning of the period. Very correct. चलिए देखते हैं। Ordinary annuity payment are required at the end of the period. Ordinary annuity due payment are required at the beginning of each period. क्लियर है? ये याद रखिएगा, ड्यू मतलब पहले ही ड्यू है। ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब है एंड ऑफ द टेन्योर। नाउ जस्ट गिव मी एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। गिव मी एनी एग्जांपल, रियल लाइफ एग्जांपल। हाउ मेनी ऑफ यू? इलेक्ट्रिसिटी बिल, दिस इज व्हाट एग्जांपल ऑफ व्हाट? एन्युटी ड्यू पहले देते हैं, इलेक्ट्रिक मीटर पैसा, मोबाइल रिचार्ज की एन्युटी ड्यू है, प्रीपेड हो गया, मोबाइल रिचार्ज किए how many of you actually go to gym, or how many of you कोई जिम जाता है इसमें? सर पहले जाते थे हम। यस सर। अब कौन पहले जाते जाते हैं भाई? थे, अभी नहीं कौन पहलवान है, जरा मैं भी देखूं कौन जाते हैं जिम। ईश्वर, आप जाते हैं? नहीं सर, सेल्फ एक्सरसाइज करते हैं सर। सेल्फ करते हैं? जी देखिए, जी। जिम में जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, पहले पेमेंट कर देते हैं।
उसके बाद करते हैं। ऐसा नहीं है कि पहले हम लोग जिम कर लिया, या रेंटर, आप जब रेंट देते हैं तो पहले रेंट देते हैं, फिर पूरा महीना आप रहते हैं। तो डेट इज द एग्जाम्पल ऑफ एन्युटी ड्यू। ड्यू मतलब पहले याद रखिएगा, टर्म बिगिनिंग में होता है। और ऑर्डिनरी एन्युटी में क्या होता है कि जैसे लास्ट में इलेक्ट्रिसिटी बिल जहां प्रीपेड नहीं है, यूज कर लिया, पोस्टपेड अगर कुछ भी है यूज करने के बाद आप दो, लेकिन वो यूज करना रेगुलर नहीं होता। पोस्टपेड जैसे मान लेते हैं कोई बिल है, इसमें क्या है, रेगुलर होना चाहिए। आप जिम जा रहे हो तो रेगुलर है कि 800, 1000, 2000 आप मंथली पे कर रहे हो, ये अगले 6 मंथ तक के लिए कैश फ्लो हो रहा है। बट पोस्टपेड बिल में अगर फिक्स्ड है 400 हर महीने आता है आपका, तो और वो पोस्टपेड है, तो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ ऑर्डिनरी एन्युटी, पोस्टपेड। प्रीपेड मतलब आप पहले पैसा कर देते हो। बस नाउ जस्ट कीप इन योर माइंड दैट difference between ordinary annuity and annuity due is that prepaid and postpaid. Prepaid means due, ordinary अब कंफ्यूज हो जाते हैं ना कभी कभी, ड्यू का मतलब है पोस्टपेड हो जाएगा, नहीं, ड्यू का मतलब पहले प्रीपेड, और ऑर्डिनरी एन्युटी का मतलब है पोस्टपेड, ऐसा याद रखना आप। चलिए इसमें भी क्या क्या होता है, एन्युटी आर 2 टाइप्स, दैट इज ऑर्डिनरी एन्युटी एंड एन्युटी ड्यू। अब इसके और 2 पार्ट होते हैं, कौन बताएगा? इसके 2 पार्ट होते हैं, कौन कौन? एक फ्यूचर एन्युटी और एक फ्यूचर वैल्यू, और Present. दूसरा प्रेजेंट वैल्यू। इसी तरह एन्युटी ड्यू Present. का भी फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू होगा, ठीक है, इसका भी। तो एन्युटी is divided into 2 parts, that is ordinary annuity and annuity due. And further, ordinary annuity is divided into future value and present value. Same annuity due is also divided in 2 parts, that is future value and present value. ठीक है, अब चलो आगे देखते हैं। फ्यूचर एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी को हम लोग देखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? फ्यूचर वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू का मतलब ये हो गया टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी। मतलब आज मेरे पास जो 100 रुपीज है, इसका 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर्स के बाद वैल्यू क्या होगा? टुमारोज वैल्यूज ऑफ टुडेज मनी। टुडे, आज का जो वैल्यू है, टुडेज वैल्यूज, टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारो मनी। टुमारो मनी, इसका जो टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज, हाँ टुडेज मनीज, टुडेज वैल्यू, सॉरी, टुडेज वैल्यूज, टुडेज वैल्यूज, टुडेज मनीज, टुमारो वैल्यूज, कि आज जो पैसा है आपके पास फ्यूचर में, उसका फ्यूचर में क्या वैल्यू होगा। मान लेते हैं आपके पास अभी 1000 है, तो ठीक है, 5 साल के बाद इसका वैल्यू क्या होगा? दैट इज कॉल्ड फ्यूचर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। तो ये फ्यूचर वैल्यू हो गया। अब इसको एन्युटीज में कैसे कन्वर्ट करना है, चलिए। ऑर्डिनरी एन्युटी, पेमेंट आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। मैंने कहा था ना, पोस्टपेड एंड ऑफ ईच पीरियड ऑर्डिनरी एन्युटी में। कैसे? चलिए इसको हम लोग बहुत अच्छे से समझेंगे, क्लियरली आपको क्लियर हो जाएगा। इसके बाद आपको एन्युटी में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है, ये जो मैं बताने जा रहा हूं आपको। चलिए सपोज कीजिए कि रीजा रिसीव 5000 every year for the next 5 years and she invest each payment at 10% interest at the end of the year. At the end of the year, ये आपका कीवर्ड है। Sometimes students get confused between how to identify whether it is the ordinary annuity or annuity due. Then the trigger word is, whenever you come across of such questions, you will find keyword that is end of the period or beginning of the period. This will always be mentioned on the question that which is the end of the period or beginning of the period. So here end of the period means ordinary annuity है, end of the period. अब क्या है यहाँ पे, how you will identify whether is the future value or present value I have to calculate. Now read the question again. Riza receives 5000 every year for the next 5 years
and she invests each payment at 10% interest at the end of each year. What is the future value? Here it is mentioned how much she will get, like that the question will be there, and you will consider it as a future annuity or future value they are asking in the question. तो यहाँ पे क्या है कि 5,000 रुपया रिजा को मिल रहा है हर साल अगले 5 साल के लिए, एंड शी इन्वेस्ट, वो जो 5,000 है वो क्या कर रही है, वो 10% के इंटरेस्ट रेट के हिसाब से वो क्या करती है, कहीं इन्वेस्ट कर रही है अगले 5 एंड ऑफ द पीरियड. व्हाट इज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट? चलिए एक एग्जांपल लेते हैं. सपोज कीजिए पहले साल इसको, ये फर्स्ट ईयर है, यहां पे ये आपका मान लेते हैं जनवरी है और ये दिसंबर है, ठीक है. तो इसको दिसंबर में इसने पेड किया 5,000. ये पहला इसका गया, इसका वैल्यू क्या होगा 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years. क्या होगा? हम लोग ने सीखा क्या, A इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू द पावर NT. ये पढ़ा हम लोग ने. तो P कंपाउंड कितना है इंटरेस्ट यहाँ पे? वाला 5,000. ये 5,000 1 प्लस 10%. रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा? एनुअली हो रहा है. यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 4 होगा, क्या होगा? 5 होगा सर, 5 होगा. बिगिनिंग से. ये जो है, ये जब आपको 5 years में मिल रहा है तो एक्चुअली एक बात बताइए मुझे कि इसको इंटरेस्ट, ये तो दिसंबर में इन्वेस्ट ही किया है, तो दिसंबर में इन्वेस्ट किए तो इसका तो दूसरे ईयर से होगा ना. 1 2 3 4, एक्चुअली तो 4 years हुआ ना, 5 years हुआ नहीं. नहीं. क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? हाँ क्लियर हुआ सर. अब अगर मान लेते दूसरी ईयर, अगर मान लेते यही पैसा फिर से इनफ्लो हो रहा है, तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए कितना आ रहा है. ये इतना आएगा 1 to the power 10 into 5,000, 1.10 to the power 4 is equal to 7321 आ रहा है. ये इतना आएगा. आपको 4 years में अगर आप इस फॉर्मूला से जाएंगे तो आपको 4 years में कितना अमाउंट हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 5,000 का 4 years के लिए 10% पे इतना आ जाएगा. 4 years के बाद आपको उतना अमाउंट मिलेगा. क्लियर है यहां तक या कोई कंफ्यूजन है? जल्दी बताओ, टेल मी फास्ट. इज देयर एनी कंफ्यूजन और शुड आई मूव फॉरवर्ड? टेल मी, यहां कोई कंफ्यूजन है? ये जो अमाउंट है ये बिगिनिंग ऑफ द ईयर नहीं है, 1 साल के बाद है. मतलब दिसंबर में मैंने इन्वेस्ट किया और मैं पूछ रहा हूं कि भाई आफ्टर 4 years, आफ्टर 5 years मुझे कितना मिलेगा. तो ये 1 जनवरी से लेकर के दिसंबर 1 ईयर, 2 ईयर, ये फिर दूसरा पीरियड आया, वो भी दिसंबर में मैंने दिया. फिर तीसरा पीरियड आया, मैंने दिसंबर में दिया. फिर चौथा पीरियड आया, मैंने दिसंबर में दिया. फिर 5वां जब दिसंबर में आया तो मेरा तो इस पे इंटरेस्ट ही नहीं मिला, मैं तो दिसंबर में मेरा मैच्योर हो गया, इस पे क्या इंटरेस्ट मिलेगा. तो उसी तरह अगर आप जब देखोगे तो हर साल आपका ये जो फ्यूचर वैल्यू में है ये ऐसे करके अमाउंट आ जाएगा. लास्ट वाले इसमें टेन्योर में आपको 0, मतलब ये 1 हो जाएगा. टोटल अमाउंट जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं मिलेगा क्योंकि वो एक्यूमुलेट नहीं हुआ. क्लियर है यहां तक? जी. ठीक है. अब इसको जब आप जोड़ेंगे कि ये 5,000 रिजा की है इन्वेस्ट 5 साल के लिए 10% पे, तो आप जब ब्रेक करेंगे इस तरह से फ्यूचर वैल्यू को ऑर्डिनरी एन्युटी में,
जब आप वैल्यू को ब्रेक करेंगे, हर साल जब आप इसको ब्रेक करने के बाद जो अमाउंट आएगा वो आप ऐसे करेंगे, 30,526 इतना अमाउंट आएगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये एन्युटी है। अब अगर ऐसा सोचो कि ये 20 ईयर्स के लिए हो, तो फिर आप कैसे कैलकुलेट करोगे, सारे का अलग अलग निकालना पड़ेगा। ये आपको समझाने के लिए मैंने फ्लो बनाया है, लेकिन इसका एक फॉर्मूला है। इसका फॉर्मूला क्या है, इसी क्वेश्चन को हम लोग बनाते हैं, फ्यूचर वैल्यू एन्युटीज को C डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1। एक टेन्योर माइनस किया क्योंकि लास्ट में आपको तो उसका इंटरेस्ट मिलेगा नहीं, इसलिए -1 हो गया। अब अगर इसको आप करेंगे वेयर C इज द कैश फ्लो, जो हम लोगों ने कहा 5,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था 10% है, नंबर ऑफ पेमेंट कितना है 5 है ना। तो इसको जब आप फॉर्मूला पे आप लोगे, कैलकुलेट करोगे तो क्या आएगा, ये 5,000, C इज 5,000, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट और 5 यहां -1 है, ये आएगा। और इसको जब आप कैलकुलेट करोगे तो टोटल आपका अमाउंट इतना आ जाएगा। यहां तक क्लियर है, सर। यहां तक क्लियर है। तो हाँ। फार्मूला पे अब वो क्या हुआ, लेंथी प्रोसेस हो गया। यहां पे ये जो था ये आपका लेंथी प्रोसेस हो गया, आप एक एक करके टेन्योर को निकालते हैं तब इतना आपको मिलता है, ये सारा 30,526। तो जब भी एन्युटीज हो तो एन्युटी फ्यूचर वैल्यू या फिर प्रेजेंट वैल्यू एन्युटीज को निकालने के लिए फॉर्मूला होता है जो आपको याद रखना है। थंब रूल क्या है कि आपको ये फॉर्मूला याद रखना है, ए इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R टू दी पावर NT। ये इससे ही सारा एन्युटीज का खेल है। यहाँ पे जब आप कैलकुलेट करते हो, देखो यही फॉर्मूला है ना, यही फॉर्मूला है। यहां पे क्या है कि एक टेन्योर फ्यूचर वैल्यू की बात कर रहे हैं, मतलब जब मेरा मैच्योर हो जाएगा। यहां पे ये देखो, यहां पे क्या है, इस पे तो इंटरेस्ट नहीं मिलेगा ना, जब मैंने लास्ट दिसंबर में पे किया तो ये तो मेरा मैच्योर ही हो गया, दिसंबर में ही मैच्योर हो गया ये मिल करके, तो इस पे तो इंटरेस्ट मिला नहीं, इसलिए इसमें -1 होता है कि एक टेन्योर हम लोग माइनस कर देते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला ये है कि हम लोग फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटीज निकालने के लिए C डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्वेश्चन आएगा इसी से, इसलिए बहुत बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। सिंपली याद सर रखिए। तो इसको बनाए तो 80524.5 आया सर, 524.5। आपने ये बनाया, क्या लिया यहाँ से 5,000 लिया, हाँ, जीरो ठीक है, डिवाइड बाय 0.1 प्लस इंटू ये 1.1 फॉर्मूला आपने डिवाइड। यूज किया, यस सर। कितना आया आपका यहाँ पे 5,000 इंटू सर ये 1.6, यहाँ ब्रैकेट होगा सर। क्या सर C बाई हम्म आर के बाद, सर C बाई आर के बाद ब्रैकेट होगा 1 प्लस R द पावर n माइनस 1 होगा, कहाँ पर, तब वो आएगा। नहीं तो ये C, नहीं नहीं सर ये नहीं, यहाँ पे सर C बाई आर है इंटू सी वाई आर, आप C कहाँ बाई की आर। बात कर रहे हो, तो इसमें सॉल्व करने से अलग आंसर आ रहा है सर। क्यों, आप अपना कैलकुलेशन सर देखिए दिखाना, सर, एक बार भेजना कैलकुलेशन, ठीक है, चेक करेंगे उसको, ठीक है। सर सर 5,000, एक चीज पूछ लेते हैं सर, 5,000 बाई 0.1 इंटू 1.1 है, या 1.1 टू पावर 5 माइनस 1 बाद में इंटू करेंगे 5,000 बाई 0.1? आप इसकी ये बात कर पूछ रहे रहे हैं। हैं, हाँ हाँ, ये दो पहले माइनस वाला करेंगे कि पहले इंटू वाला करेंगे, ये पूछा। हाँ बोर्ड मास पढ़ा है ना, हाँ, तो पहले इंटू करेंगे, उसमें अलग आ रहा है सर, पहले इंटू करने से, अलग कैसे माइनस आएगा, करने से आ रहा है अलग कैसे आएगा, 1.1 ये वाला बाई पार्ट जैसे अगर मान लेते हैं इसको आप जब माइनस करेंगे तो कितना आ रहा है आपका, ओके बताते हैं। 0. सर
0.61051 into 5,000 अरे to बाबा, तो दोनों तो सेम ही है ना, नीचे वाला भी। सर सर एक यहाँ गलती है सर। कहाँ पर 0. तब अब आंसर आ रहा है सर। आ सर रहा है? यहाँ पे ना सर 55,000 डिवाइड बाय 0.1 के बाद होल ब्रैकेट होगा और 1.1 माइनस 1 होगा सर। ये हाँ, ब्रैकेट में क्लोज होगा तो आंसर आएगा। ये हाँ ये ऐसे रहेगा सर। यस नहीं यस। तो वैसे में अलग आ जा रहा है। हाँ सर, वैसे में 80 आ रहा था। ठीक है, गुड। हाँ सर। तो फिर सारे को वैसे ही करना होगा। चलो, तो आंसर आपका ये आ गया। ये क्या है आपका? फ्यूचर एन्युटी, ऑर्डिनरी एन्युटी है। ठीक है, ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। अब फिर हम लोग देखेंगे एन्युटी ड्यू, सेम चीज। इसमें टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी। इसमें क्या होता है? पेमेंट आर रिक्वायर्ड एट द बिगिनिंग। इसमें बिगिनिंग में करते हैं, वहां पे एंड ऑफ द पीरियड में कर रहे तो इसमें क्या होगा? सेम क्वेश्चन को लेते हैं कि रिजा इन्वेस्ट 5,000 एवरी ईयर स्टार्टिंग टुडे। टुडे इज अ ट्रिगर वर्ड। व्हेन इट इज टुडे इट मींस इट इज एन्युटी ड्यू। टुडे का मतलब अभी। ठीक है, तो टुडे फॉर द नेक्स्ट 5 years, सपोज द इंटरेस्ट रेट इज 10% पर एनम कंपाउंड एनुअली, कैलकुलेट द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एन्युटी। मींस एन्युटी ड्यू है, तो इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे, उसमें क्या हो रहा था? दिसंबर से जा रहा था, इसमें जनवरी से है, तो इसमें ये फुल टर्म का इसको पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट। फुल टर्म का 5 years के बाद पूरा इंटरेस्ट मिलेगा। मतलब अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर करेंगे ए इज इक्वल टू पी 1+r⁴ का मतलब क्या हो गया यहाँ पे? अगर 5,000 है, 1+r, r ये 10% है, यहाँ पे 5 हो जाएगा, 4 नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पे 1.1 इज इक्वल टू कितना आएगा? 8,052 पूरा फुल टर्म का पैसा मिलेगा। और वहां पे क्या हो रहा था? यहाँ पे इन्वेस्टमेंट जो हो रहा था वो दिसंबर में होता, लास्ट में हो रहा था, तो एक टर्म हम लोग कम करेंगे कि लास्ट में हो रहा है। यहाँ पे फुल टर्म जनवरी में हुआ, मेच्योर लास्ट में हो रहा है। यहाँ पे सपोज करो ये दिसंबर है और ये जनवरी है, पेमेंट हो रहा है जनवरी में, तो मुझे फुल टर्म का तो पैसा मिलेगा। एक ईयर इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, एक पूरा फुल टर्म इसमें इन्वेस्टमेंट हुआ, इसका फुल टर्म का इंटरेस्ट मिला, फिर चौथे ईयर का भी मिला, फिर पांचवें ईयर का मिला। तो ऐसा करके 10.10⁵, 10.1⁴ 3 4 1, इसी तरह आपका 1 तक जाएगा, जो लास्ट में कैलकुलेट करके आपको कितना आएगा? टोटल 33,578 5 years के कैश फ्लो में, अगर 10% के इंटरेस्ट में करें। इसको क्लियर है? यहां तक कोई कंफ्यूजन है किसी को? कंफ्यूजन है? नहीं सर नहीं। वेरी गुड। अब देखो कि यहाँ पे इसी एग्जाम्पल को हम लोग फॉर्मूला के लिए करेंगे। देखो ये देखो, हाँ छूट गया था, सही बोला है ना अक्षय? ये फॉर्मूला क्या होता है? इस फॉर्मूले में जब प्रेजेंट वैल्यू एन्युटीज निकालते हैं तो हम लोग क्या करेंगे? 1+r से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे, दैट्स इट। एक ही फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सारे फॉर्मूला उसी से बन जाएंगे। आपने देखा कि ये जो फॉर्मूला है यहां से यहां तक, ये आपका ऑर्डिनरी एन्युटी का है, और जब आप इस पे 1+r मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एन्युटी ड्यू हो जाएगा। ड्यू हो जाए। ठीक है, सिर्फ फर्क इतना ही है। अब इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे, सी पता ही है कैश फ्लो पीरियड, और आर इज इक्वल टू रेट ऑफ इंटरेस्ट, एन इज इक्वल नंबर ऑफ पेमेंट। अब देखो यहाँ पे एन्युटी ड्यू क्या हो गया? कैश फ्लो सी डिवाइडेड बाय, यहाँ पे इसी फॉर्मूला को लगाएंगे, क्या आ जाएगा? 5,000 डिवाइडेड बाय 10% इंटू 1+r⁴ इतना आएगा, आएगा। फिर हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे इसको अगेन, तो ये वैल्यू आ जाएगा जो हम लोग ने कैलकुलेट किया था वहां। तो ये आपका फ्यूचर वैल्यू
ऑर्डिनरी एन्युटी हो गया। क्लियर है यहाँ तक? इससे क्वेश्चन आएगा, छूटेगा नहीं, न्यूमेरिकल क्वेश्चन, फॉर्मूला याद रहेगा आपको, बस ये रखना याद कि C डिवाइडेड बाय R इंटू 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1, ये आपका क्या है? ये है फ्यूचर वैल्यू में ऑर्डिनरी एन्युटीज। अब अगर इसमें R प्लस 1 प्लस R को मल्टीप्लाइड कर देंगे तो ये प्रेजेंट वैल्यू बन जाएगा। ठीक है, ये प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी ड्यू बन जाएगा, सिर्फ एन्युटी। अब आप लोग देखेंगे इसको प्रेजेंट वैल्यू को, इसमें देखिए हम लोग ने देखा प्रेजेंट वैल्यू में क्या है, फ्यूचर वैल्यू में कि टुमारोज वैल्यू ऑफ टुडेज मनी। यहाँ पे क्या, टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारो मनी, मतलब आज का जो वैल्यू है, टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारो मनी। अगर आपको कोई बोलता है कि 5 साल के बाद, आफ्टर 5 years आपको 100 रुपीज देंगे, फिर 6 year में आपको 100 रुपीज देंगे, फिर 7 years में आपको 100 रुपीज देंगे, तो जब आप ये बोलेंगे इतने दिन बाद दे रहा है, तो आज का इसका वैल्यू क्या है, कितना इन्वेस्ट करे कि ये 100 रुपीज अभी दे रहा है। जैसे अगर बोले 5 साल बाद आपको 1 करोड़ रुपया देंगे, 6 साल के बाद फिर आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, फिर 7 साल के बाद फिर आपको 1 करोड़ रुपया मिलेगा, तो भाई ठीक है वो, लेकिन अभी कितना इन्वेस्ट करना पड़ेगा उसके लिए मुझे, ये है अभी कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, जो मुझे 5 साल के बाद इतना मिलेगा, दैट इज कॉल्ड टुडेज वैल्यू ऑफ टुमारोज मनी। तो चलिए देखते हैं, ऑर्डिनरी एन्युटीज पेमेंट आर रिक्वायर्ड एट द एंड ऑफ ईच पीरियड। सेम चीज हम लोग वैसे ही देखेंगे कि अमन प्रोमिसेस टू गिव यू 5,000 ऑन एवरी 31st दिसंबर फॉर द नेक्स्ट 5 years। यहाँ पे 31st दिसंबर है, ठीक है, at the rate of 10% interest rate at the end of the year 5 years। Suppose today is the 1st January, मतलब end of the year, end मतलब ordinary annuity है। तो ये अब देखो, फर्स्ट ईयर 5,000 का कैश फ्लो हुआ, प्रेजेंट वैल्यू कि पहले साल उसका वैल्यू क्या होगा, ऑब्वियसली इसका वैल्यू कम होगा। पहले साल जो इंटरेस्ट देगा, आपने जनवरी में इन्वेस्ट किया 10% को लेकर के, इस अमाउंट को दिसंबर में इसका वैल्यू क्या होगा 10% के हिसाब से, तो 1.1 इतना ही मिलेगा आपको। मतलब अगर मान लेते हैं आप 5,000 दे रहे हो इंटू 1.1 टू दी पावर 1, इतना ही मिलेगा आपको। लेकिन अगर यही अमाउंट 5 साल के बाद, मान लेते हैं कि इस अमाउंट को 5 साल के बाद कितना होगा 1.1 टू दी पावर 5, 3 साल के बाद क्या होगा 1.1 टू दी पावर 3, 4 ईयर्स के बाद क्या होगा 1.1 टू दी पावर 4। तो ये जो फर्स्ट ईयर में ये आ रहा है, मतलब क्या है, ये डिस्काउंटिंग है, ये दिस इज कॉल्ड व्हाट, डिस्काउंटिंग। वहां पे हम लोग ने ये फॉर्मूला देखा था, यहाँ पे आप डिवाइड करते हैं 1 प्लस R टू दी पावर n, इसको डिवाइड करते हैं ऐसे। तो आप जब कैलकुलेट करेंगे तो क्या करेंगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 टू दी पावर, तो आपको ये डिस्काउंटिंग है, मतलब कि 1 साल बाद जो 5,000 आपको मिलेगा उसका आज का वैल्यू क्या है, तो आज का वैल्यू इसका 4,545 है, जो 1 साल के बाद उसको 5,000 हो जाएगा। फिर बोला कि अगले साल नेक्स्ट ईयर भी 5,000 देंगे, ठीक है, आपने नेक्स्ट ईयर मुझे दो दिया, तो इसका वैल्यू आज के डेट में क्या होगा, तो इसका वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 टू दी पावर 2 टू दी पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह क्या हो गया नेक्स्ट ईयर में टू दी पावर 3 टू दी पावर 4 और टू दी पावर 5। अब जब इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो टोटल अमाउंट जो फ्यूचर कैश फ्लो, फ्यूचर में जो आपको मिलेगा, आप अभी के रेट्स का आप जो अंदाजा लगा रहे हैं कि उसने, अमन ने जो प्रॉमिस किया है कि 5,000 आपको हर दिसंबर 31st को मैं दूंगा, तो आप ये सोच रहे कि अगर 5 साल में 5,000 रुपया आ रहा है तो इसका मतलब है 25,000 मुझे आ रहा है, 25,000 5 साल में मिलेगा, 25,000 मिलेगा, तो उसका आज का वैल्यू 25,000 का क्या होगा, जो मुझे हर साल 5-5 हजार मिल रहा है, तो उसका वैल्यू हो जाएगा 18,954। ठीक है,
अब इसको ऐसे तो आप कैलकुलेट, ये समझने के लिए आपको मैंने फ्लो बनाया है। एक्चुअली में फॉर्मूला क्या है, ये फॉर्मूला हम लोग क्या लगाएंगे वहां पे, जब प्रेजेंट वैल्यू, मैंने कहा ना कि ये फॉर्मूला याद रखना आप, C डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1। ये क्या, किस चीज का है बताओ आप मुझे, ये फॉर्मूला किस किस पर्टिकुलर एन्युटी का है? ऑर्डिनरी ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू का है सर। फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी। अब अगर हम Yeah. यहाँ पे 1 प्लस R मल्टीप्लाई कर देते तो क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू एनुटी ड्यू का है सर। एन्युटी ड्यू का हो गया। ठीक है, अब देखो कि ये वाले पार्ट को, ये वाले पार्ट को अभी हम डिलीट कर देते हैं। अब अगर हम इसमें एक और ये ऐड कर देते हैं, यहां पे इस सारे को डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस R टू द पावर n से, तो ये क्या हो जाएगा, ये पहले, ये फॉर्मूला किस चीज का है, ये वाला और ऑर्डिनरी ड्यू, ऑर्डिनरी ड्यू, ऑर्डिनरी फ्यूचर वैल्यू, ड्यू, ऑर्डिनरी फ्यूचर ड्यू। एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी एन्युटी का है ना। जी जी। जब आप इस पे 1 प्लस R का कर देंगे तो ये फ्यूचर की जगह प्रेजेंट हो जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू, सेम चीज, ऑर्डिनरी एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू, आपको सिर्फ ये डिवाइड कर देना है 1 प्लस R टू द पावर n से, तब ये प्रेजेंट वैल्यू हो जाएगा। एक फॉर्मूला आपको याद रखना है, बाकी सब याद आ गया, C डिवाइडेड बाई R इंटू 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला आपको याद है। अब ये क्या है, ये फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी है। अगर इसमें हम डिवाइड कर देते हैं 1 प्लस R टू द पावर n से, तो ये फ्यूचर से प्रेजेंट में बन जाएगा। उसी तरह अगर हम अगर इसमें उसी तरह हम इसमें 1 प्लस R को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये ऑर्डिनरी एन्युटी हो जाएगा। सेम, जब ऑर्डिनरी एन्युटी ये क्या है, फ्यूचर वैल्यू, लेकिन जब हम इसको डिवाइड कर देंगे R प्लस 1 प्लस R टू द पावर n से, तो ये फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू बन जाएगा। समझ में आया, क्लियर है? यस सर। देखो एक बार मैं फिर से समझाता हूं, देखो दम बहुत, ये फॉर्मूला दम बिल्कुल याद हो जाएगा, कभी भूलोगे नहीं, लाइफ टाइम नहीं भूलोगे। फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, C डिवाइडेड बाई R 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1, ये आपका क्या हो गया, फ्यूचर वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी। अब अगर इसको प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करना है, प्रेजेंट वैल्यू ऑर्डिनरी एन्युटी में कन्वर्ट करना है, तो सिंपली इसको CR इंटू 1 प्लस R टू द पावर n माइनस 1, इसको डिवाइड कर दो 1 प्लस R टू द पावर n से, ये कन्वर्ट हो गया। ठीक है, अब अगर फ्यूचर वैल्यू में हम एन्युटी ड्यू की बात करें तो यहां पे क्या करना होगा, यहां पे सिर्फ आपको 1 प्लस R से मल्टीप्लाई करना है, तो ये बन गया। अब इसको फ्यूचर वैल्यू एन्युटी ड्यू को बनाने के लिए क्या करना होगा, यहीं पे इस फॉर्मूला में 1 प्लस R बस ऐड कर दीजिए, बन गया। क्लियर हो गया फॉर्मूला, कोई भूल पाएगा, किसी को कोई कंफ्यूजन यहां पर? अरे बोलो बाबा। नो सर, नहीं सर। No sir, no sir. वेरी गुड। देखो अब अगर ये फॉर्मूला को हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे तो C डिवाइडेड बाय I आपको समझ में आ गया। क्यों, जब भी आप यहाँ पे देखना कि ये फॉर्मूला लगा हुआ है, नीचे 1 प्लस R टू द पावर n है, मतलब प्रेजेंट वैल्यू है, और नीचे डिवाइडेड बाय 1 प्लस R टू द पावर n नहीं है, इसका मतलब है कि ये फ्यूचर वैल्यू है, ये प्रेजेंट वैल्यू नहीं है। जब कभी भी यहाँ पे इंटू 1 प्लस R से डिवाइडेड है, मतलब ये एन्युटी ड्यू है, और जब नहीं लगा हुआ है ये ऑर्डिनरी एन्युटी है। इसका मतलब ये एडिशनल जो 1 प्लस R है, मतलब ये क्या बना देता है, एन्युटी ड्यू बना देता है, ये जब भी लगेगा, चाहे वो प्रेजेंट वैल्यू में या फ्यूचर वैल्यू में। और अगर ये नहीं लगा हुआ है तो ये क्या है,
ये जब नहीं लगा हुआ है तो इसका मतलब है ये ऑर्डिनरी एन्युटीज है, सिंपल। ठीक है, तो ये वाले क्वेश्चन में हम लोग इस फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे। तो क्या आ जाएगा, प्रेजेंट वैल्यू C डिवाइडेड बाई R इंटू द पावर 1 माइनस R माइनस 1, ठीक है, और 1 प्लस R टू द पावर n। इसको जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा वो 18,954 आएगा प्रेजेंट वैल्यू एन्युटीज में। फिर इसी तरह आप फ्यूचर वैल्यू का भी निकाल लेंगे। प्रेजेंट वैल्यू आपने ऑर्डिनरी एन्युटी का निकालिए, और इसी क्वेश्चंस को आपको प्रीवियस क्वेश्चन में आप मुझे एन्युटी ड्यू का निकाल करके दिखाएंगे। ये भी आपका होमवर्क है। क्लियर हुआ, समझ में आया? चलिए बताइए और कुछ इसमें जानने के लिए। इस चैप्टर से कितने नंबर का क्वेश्चन आता है सर? इस चैप्टर से कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? देखो, आप इस क्वेश्चन से कम 3 जब आएगा तो 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएगा, 4 मार्क्स के आ जाएंगे। और इससे 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेंगे, चाहे वो 0.5 के हों या 1 मार्क के हों या फिर 2 मार्क्स के क्वेश्चन हो। 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा, 1 से 2 क्वेश्चन तो रहेगा। ठीक है, तो इसको प्रैक्टिस कीजिए, आप अभी से शुरू कर दीजिए। जो मॉक टेस्ट है अटेम्प्ट करना शुरू कीजिए। कोई कंफ्यूजन होता है डाउट रेज कीजिएगा। नेक्स्ट डे नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखते हैं। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। और कोई क्वेरी है तो आप लोग बताइए, फिर वाइंड अप करते हैं। ठीक है, कोई क्वेरी? नो सर। चलिए तब आज के लिए इतना ही। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट। That's